ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सीट के सामने बैठी हुई एक लड़की ने पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने का पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वो नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली। सिम निकालकर उसमें डालकर पुनः हमको वापस कर दी। थोड़ी देर बाद फिर से इधर उधर वो देखने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है? वो बोली, सिम मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उससे कहा, सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद से आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, मैंने कहा। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिव होती है। जिस नाम से भी ये सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओह। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपना एक हाथ से दूसरे हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हैं। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे पता नहीं। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम से होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और लड़की ने पूछा, और आपका? मैंने कहा, दिल्ली ही मैं भी जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में कहाँ रहती हैं? मैंने पूछ लिया। लड़की बोली, नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है और ना ही मेरा वहाँ घर है। फिर मैंने पूछा, तो फिर आप कहाँ जा रही हैं? वो बोली, दरअसल ये ट्रेन दूसरी है जिसमें मैं आज हूँ और दिल्ली से तीसरी ट्रेन पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊँगी। फिर मैंने पूछा, लेकिन किस तरह की कैद से आज़ाद? फिर जिज्ञासा हुई कि किस कैद में ये थी, ये कम उम्र की एक छोटी सी लड़की, प्यारी सी लड़की। फिर लड़की ने कहा, उसी कैद में जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ये सब सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए कहा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र तो नहीं आ रहा है? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। मैंने पूछा, कौन? दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, लड़की ने जवाब दिया। फिर हम दोनों कभी मुड़कर इधर नहीं आएंगे। फिर मैंने कहा, ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाओ, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब और कहाँ और कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, मम्मी, भाई, बहन या कोई भी हो सकता है। भाई ना हो, सिर्फ बहनें हों, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हों, दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हों, कोई भी हो सकता है, मैं आपको क्यों बताऊं? फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपका नाम तो नहीं पूछ रहा हूं। तो वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है, मेरा नाम टीना, मीना, रीना, कुछ भी हो सकता है। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो गई हो तुम? तो वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? मैंने कहा तो वो हंस पड़ी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हों।
मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी मैं तुमसे 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हैं आप। तो मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहले कभी नहीं देखी किसी में। खुद की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली, मुझे उन जनाब ने अर्थात मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया है कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड ख़राब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। मैं वही कर रही हूँ। फिर मैंने चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? लड़की ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ़ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नया सिम, नया मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाया ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली, हाँ बहुत टैलेंटेड है, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया, मेरी शादी को 10 साल हुए, एक बेटी 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर। मैंने मोबाइल में उसको तस्वीर दिखाई। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीरों को देखकर वो बोली, ओह सो क्यूट, कितने अच्छे बच्चे हैं आपके, कितने सुंदर हैं। मैंने उसे बताया कि जब ये पैदा हुई तब मैं कुवैत में था। एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अब अपने ही कस्बे में काम करने लगा हूँ। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ा आपने? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा न सका। इधर बच्ची का बचपन का खर्च होता बढ़ता रहा और मैं पूरी दुनिया कमा लूँ उसके लिए, ये ख्वाहिश मेरी बनती रही। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामले से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं, परंतु सामान्य रूप से परिवार लेकर विदेश में नहीं ले जा सकते। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना था, या तो नौकरी नहीं तो परिवार। तो मैं कुवैत वापस नहीं गया, पर कुछ दिनों के बाद मैं गया और अपना इस्तीफ़ा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की है ना, तो फिर आप कहाँ भागकर गए थे? कैसे रहे, कैसे गुजारा आपने वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बातों में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ है, मासूम है, छोटी बहन सी है। मैंने उसे बताया, हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उसने आपको रिजेक्ट क्यों किया? उन्होंने अपने आपको क्यों वापस कर दिया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने के कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे मेरी जाति, मेरा काम, मेरा घर परिवार बिल्कुल सही उनके जैसा नहीं था। लड़की ने सहमति दर्ज कराई कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर लड़की ने पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है, मैंने 2 टूक में बता दिया। और मेरी वाइफ खुशबू ने जब मुझे भागने के लिए कहा तो मैंने 2 टूक में मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं, भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़ों में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का जिसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है उसे उल्टा कहते हैं। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश उस लड़की के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी
जवानी में किए गए उस कांड का कलंक उसके माथे से नहीं मिटता है। मैं मानता हूँ लड़का लड़की को तौलने का ये दोहरा मापदंड है, लेकिन हमारे समाज में तो ये है ही, यही नज़रिया है। भले ही गलत है, मगर यही समाज का नज़रिया है। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पीती, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी वो लड़की। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगा उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। लड़की ने पूछा, डिमांड का मतलब? डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस वगैरह वगैरह। हमने बताया। बोले, हमारे यहाँ यही रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसीलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों के घर खुशबू कभी नहीं जा सकती और कभी खुश नहीं रह सकती। इसलिए मैंने वो शादी तुड़वा डाली। ना उसका परिवार, फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद हमेशा सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ से है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट पिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया, हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों का भी और माता पिता का भी, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? तो मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई हो, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा है, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी की फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो भी इश्क में नहीं है, बल्कि होशियार हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता है, उसका दिमाग काम ही नहीं कर पाता है। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये मुमकिन नहीं है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लेकिन पत्थर मारते मारते लोग उसकी पहचान तक मिटा दिए। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता है। वो सातिर होता तो कैस से मजनू ना बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फ़कीर हो गया, कोई जोगी हो गया, कोई माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया, तो किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया है। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी कि तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई है। लड़की अचानक खो सी गई मेरी बातों में। उसकी खिलखिलाहट और हंसी अचानक से खामोशी में बदल गई। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया।
फिर भी मैंने बोलना जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वज़न आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएंगी, पानी तक नहीं पिएंगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। न तो उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ता, न दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लड़के जिनको इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, कुछ अलग करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग अब बदल रहा था। ऐसा लग रहा था अब यहाँ वो नहीं रहना चाहती है। उसका दिमाग अतीत में टहलने चला गया है। मैंने अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने का प्रयास किया, लेकिन मन की इंद्री उसकी ही तरफ था। थोड़ी देर बाद उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ दी। पिन मुझे वापस कर दिया। निश्चित रूप से उस बच्ची ने अपने माता पिता को बेहद प्रेम किया, और उनसे ज़्यादा कोई प्रेम आपको नहीं कर सकता, ये उस लड़की ने मान लिया।